दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी और दलित मूवमेंट खास तौर पर इस देश में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से इस पूरे देश भर की सियासत में दलित विमर्श पर अचानक से चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5-7 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर उसके बारे में विश्लेषण करने वाला हूं, बातचीत करने वाला हूं। नंबर 1, किसके कहने पर, आखिरकार किसके कहने पर चंद्रशेखर आजाद ने बहन कुमारी मायावती जी को फोन किया, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर फोन किया, इसके बारे में बताएंगे। साथ में उन बातों पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वो फोन फर्जी था, क्या वो फोन सही था, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बताऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने अब बहन कुमारी मायावती जी पर कौन से बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अब कौन सा बड़ा फेरबदल, कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के लखनऊ ऑफिस में कौन सी बड़ी बैठक और कब बैठक बहन जी बुलाने जा रही हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बैठक में क्या होने वाला है, इस पर संभावित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और साथ में बताएंगे कि क्या आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। क्या आकाश आनंद अब सीधा बहन जी के अंडर में उत्तर प्रदेश का काम संभालेंगे, क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरीके की खबरें चल रही हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ में बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के किन पदाधिकारियों पर बहन कुमारी मायावती जी ने अब गाज गिरा दी है। इसके साथ ही जानेंगे कि कांग्रेस ने अब सीधे तौर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का खुला अपमान कर दिया है। उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि उदित राज कैसे राहुल गांधी के नए दलित खिलौने हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ में बताएंगे बीजेपी की बी टीम को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उस खबर का एनालिसिस करते हैं आप सबके सामने, जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। चंद्रशेखर आजाद का वो इंटरव्यू जिसमें वो लाइव बहन कुमारी मायावती जी को फोन लगाते हैं एक पॉडकास्ट में। वो सीधे तौर पर बहन जी को बहुजन समाज पार्टी ऑफिस में फोन लगाते हैं और सीधे तौर पर ऑफिस में फोन लगा करके वो ये कहते हैं कि उनको बहन जी से मुलाकात करनी है, बहन जी से मिलना है। इससे पहले आप याद करिए कि एक और YouTube चैनल पर एक पॉडकास्ट में पिछले महीने चंद्रशेखर आजाद ने यह बात कही थी, फोन लगाने की बात, और उसके अगले ही महीने अगले ही पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद ने उस बात को इंप्लीमेंट कर दिया। यानी कि उसमें आकाश आनंद को लेकर के, बहन जी को लेकर के चंद्रशेखर आजाद को एक नया स्कोप नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि किसके कहने पर चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी को फोन लगाया, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरा सुनिए क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद जी। ये मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। ये शुभांकर मिश्रा बैठे हुए हैं, इधर चंद्रशेखर आजाद। बीएसपी ऑफिस का नंबर है। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए दे रहा हूँ सर। ले लो। ये बात हुई थी। अब इस बात को लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया पर तमाम सारे रियलिटी चेक हो गए। एक धाकड़ टीवी चैनल के व्यक्ति हैं, उन्होंने सीधे तौर पर, अरुण गौतम शायद उनका नाम है, मेरे पास भी फोन आया था पूछने के लिए, तो उन्होंने सीधा फोन लगा दिया, कार्यालय में फोन लगा दिया और पूछ लिया कि क्या इस तरीके का कोई फोन आया था बहन जी से मिलने के लिए, चंद्रशेखर आजाद ने कोई फोन किया था। वहां से सीधा मना कर दिया गया। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई जो इस वक्त सोशल मीडिया पर, तमाम सारे चैनल्स पर, टीवी पर, अखबारों में, वेबसाइट में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी पृष्ठभूमि के पीछे कारण क्या है। नंबर 1,
पिछले 2-3 महीनों की क्रोनोलॉजी देखिए आप। इससे पहले वाले सत्र में अमित शाह जब संसद के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर अमित शाह बोल रहे थे सदन के भीतर, तो उन्होंने किस तरीके से अपमान किया था बाबा साहेब का, पूरे देश में हो हल्ला मच गया था। और याद कीजिए कि अमित शाह के उस बयान के बाद न्यूज 24 चैनल पर मानक गुप्ता के साथ इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर उन्होंने अमित शाह का बचाव किया हुआ था। वो अमित शाह का बचाव करते नजर आए थे, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा और पीछे जाइए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया था? आप सभी लोगों को याद होगा, नहीं याद हो तो मैं आपको बता देता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी ने, उनकी जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उन्होंने जजपा से गठबंधन किया था। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की ये पार्टी है, और ये वो पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी रही 5 साल तक, और चुनाव से आने पहले वो वापस आ गई, जिस पर आरोप लग रहे थे कि वो भाजपा की बी टीम है। अब थोड़ा सा और पीछे जाइए। चंद्रशेखर आजाद जिन जिन सीटों पर चुनाव दमदारी से लड़ते हुए नजर आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, ओवरऑल आप देखो तो कहां पर किसका वोट वो लेते हुए नजर आ रहे हैं और किसको उसका फायदा मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद किसी के लिए काम कर रहे हैं। हर पार्टी होती है और हर पार्टी का अपना एक विजन होता है, अपना एक गोल होता है, और उस गोल पर वो चलती है। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद भी यही कर रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो यही चल रही कि चंद्रशेखर आजाद कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के पत्रकारों के साथ चंद्रशेखर आजाद लगातार इंटरव्यूज कर रहे हैं, चाहे वो दोनों पॉडकास्ट की भी बात कर लें, ऐसे पत्रकारों पर तमाम सारे आरोप भी लगते रहे हैं कि वो गोदी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं बहुत लंबे वक्त तक। ऐसे में अब ये आरोप लग रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का नैरेटिव तो नहीं गढ़ा, या चंद्रशेखर आजाद क्या बहुजन समाज पार्टी के भीतर घुस करके बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं, उनको ये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बहुजन समाज पार्टी में कुछ नहीं बचा, अब आप हमारी तरफ आ जाइए। और तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन किया है, और यह हर पार्टी करती है। हर पार्टी चाहती है कि वो मजबूत बने, मजबूती के साथ वो अपना काम करे। राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब चंद्रशेखर आजाद अपने आप को बहुजन समाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा नेता मानते हैं, एक ऐसा कर्ता धर्ता मानते हैं कि अब उनकी आवाज वही बुलंद करेगा, तो सवाल इस बात पर भी उठेगा कि जिस बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम ने पार्टी बनाई और उसको मजबूत किया, 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बहन जी, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, नेशनल पार्टी का दर्जा दिलाया, क्या चंद्रशेखर आजाद उसी बहुजन मूवमेंट को कांशीराम जी के ही नाम को लेते लेते कमजोर नहीं कर रहे हैं क्या? और अगर कमजोर कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कहा जाए कि यह बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करते हुए किसी दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके का विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो थी पूरी बात। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद दोस्तों उसी पॉडकास्ट में एक और बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपने हर बयान में, अक्सर अपनी हर बात में ये एक बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत लंबे वक्त तक काम करते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने समर्थन किया है, बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने झंडा उठाया है। इसी पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जब उनको जेल हो गई तो बहुजन समाज पार्टी उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आई, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने उनसे पल्ला झाड़ दिया। सबसे पहले
चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, ये एक बार आप सुनिए और उसके बाद इस बात पर भी इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी इनके साथ खड़ी रही है या नहीं, और अगर नहीं खड़ी रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बयान सुनिए, ये आरोप सुनिए चंद्रशेखर का, सुनिए। मैंने बहुत प्रयास किया बीएसपी में, बीएसपी के लिए मिलकर काम करें। आप 2017 से पहले पता कर लेंगे, 2017 में भी इलेक्शन में आप पता कर लेंगे, मैं मोदी वाला झंडा लेके घूम रहा हूँ बीएसपी नेताओं के साथ। आप कभी आओ मेरे यहाँ पे, रिसर्च करना चाहिए हर व्यक्ति के बारे में, तो वो बता देंगे कि मैंने आखिरी समय पे बीएसपी का झंडा घर से कब उतारा। हम लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के काम किया। लेकिन जब अब फिर ये भी समझो, मैं आज आपके सामने स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, कोई भी सामाजिक मूवमेंट तब तक आसानी से कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसके पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो। आज आरएसएस को ही के पीछे से आप बीजेपी का बैक सपोर्ट हटा दो, तो आरएसएस के लोग जिस विचारधारा को लेके जाते हैं तो उनके विरोध में बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको मार पड़ेगी सड़क पे, उन पर मुकदमे होंगे, जहाँ उनके विरोधी विचारधारा के लोग उनको भेज देंगे जेल। कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग जेल में सड़ जाएंगे, पूछने वाला भी नहीं। जब भीम आर्मी के लोग यही काम कर रहे थे जो आप चाहते थे, जो आपने कहा, तो जब ये सवाल पूछा गया आप ही के हितैषी लोगों ने, मैं उसको वो कर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अब मैं आप में उन्हीं का जवाब दूंगा ना। तो जब हमने काम किया तो हमें भी बैक सपोर्ट की जरूरत थी। हम 17 में जेल में गए, 16 महीने जेल में रहे, एक आदमी हमारे साथ नहीं खड़ा था। मैं मेरे अकेले की बात होती तो मैं सह लेता। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको पीटा गया, करंट तक लगाया गया, पुलिस ने बहुत सीधा सीधा देखिए आरोप लगाया है चंद्रशेखर आजाद ने कि उनका बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन नहीं किया। देखिए इससे पहले जब इन्होंने भीम आर्मी बनाई, भीम आर्मी बनाने के खिलाफ बहन जी थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके का बहुजन मूवमेंट में कोई बिखराव आए। उसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने यह काम किया। तमाम सारे लोग जो उस वक्त के बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस वक्त भीम आर्मी में थे, अब नहीं है, ये बात आपको ऑफ द रिकॉर्ड जरूर पुष्ट करेंगे। तो ऐसे में सवाल यह उठता है, अगर बहन जी ने उस अराजकता का या उस बड़े जैसे आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगे थे, ऐसे आरोपों का अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो उसमें गलत क्या है, पहली चीज। और दूसरा, चूंकि ऐसा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई पुष्ट नहीं है कि कभी भी चंद्रशेखर आजाद बसपा में काम उन्होंने किया है, और अगर मान लीजिए किया भी होता तो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी जब अपने भतीजे को किसी गलत बात पे नहीं बख्शती हैं, एक गलत बयान पर अपने भतीजे को, आकाश आनंद को अगर वो पार्टी से या पदों से हटा सकती हैं, पैदल कर सकती हैं, तो फिर चंद्रशेखर आजाद जिन पर शब्बीरपुर जैसे बहुत गंभीर घटनाक्रम के आरोप लगे थे, उस पर वो कैसे चंद्रशेखर के आजाद के साथ खड़ी हो सकती थी, वो भी तब जब वो बहुजन समाज पार्टी में थे। इसका कभी कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है बहुजन समाज पार्टी के पास, कम से कम। चंद्रशेखर आजाद हालांकि दावे करते हैं, इसमें भी अभी दावे कर रहे थे वीडियो में कि वो बसपा में रहे, बसपा का झंडा उठाया। 2019 में जब सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ, तब भी उन्होंने रैली करके कहा था कि वो ऐलान करेंगे, वो समर्थन करेंगे। तो कुल मिलाकर के इसकी सच्चाई, इसकी तह ये है। अब तीसरी बात पर आते हैं दोस्तों, जिसमें सीधे तौर पर बहन जी के संगठन से जुड़ी एक घटनाक्रम है। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों अशोक सिद्धार्थ पार्टी से बाहर निकाले गए। आकाश आनंद को, हालांकि उसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, लेकिन जब आप संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे, अंदर के लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो बताएंगे कि आकाश आनंद को सभी पदों से पैदल कर दिया गया। अब एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश आकर के संगठन में बड़ा फेरबदल करेंगी। कल से एक बड़ी खबर चल रही थी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो लखनऊ आ गई हैं। तमाम सारे चैनल्स पर खबरें चल गई, टीवी मीडिया से लेकर के तमाम सारी वेबसाइट को लेकर के भी इस तरीके की खबरें कहीं कहीं छपती हुई नजर आई। लेकिन अंदर के सोर्स ये बताते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अभी तक लखनऊ नहीं आई हैं। पहली बात ये कहा यह जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी 1 या 2 दिन में लखनऊ वापस आ सकती हैं, और लखनऊ वापस आने के बाद बहन जी का जो पहला कार्यक्रम होगा वो संगठन में फेरबदल का होगा। बड़े पैमाने पर, बड़े वृहद स्तर पर बहुजन समाज पार्टी में ऊपर से लेकर के नीचे तक बड़ा फेरबदल होने की चर्चाएं चल रही हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर
एक बार फिर से नए सिरे से संगठन को नई स्फूर्ति देने के लिए, नए तरीके से कैडर कैंप करने के लिए कहा जाएगा और नई रणनीति के हिसाब से चलने के लिए कहा जाएगा। 2027 के चुनाव पर मंथन होगा। उसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि किस व्यक्ति को, किस वर्ग से आने वाले व्यक्ति को कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, कैसे बूथ पर काम करना है, किस तरीके से सेक्टर के लोगों को जिम्मेदारी देनी है, कैसे विधानसभा में जिम्मेदारी देनी है, कैसे जिले पर जिम्मेदारी देनी है और किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है और उसकी एक अकाउंटेबिलिटी तय करनी है। तो इन सारे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी, कोऑर्डिनेटर्स, मंडल के प्रभारी, सेक्टर के प्रभारी, विधानसभाओं के लोग, जिलों के लोग, सबको बुलाया जाएगा। तो और यह भी कहा जा रहा है कि बामसेफ से जुड़े हुए लोग भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात दोस्तों इसी बैठक से जुड़ी हुई कि क्या आकाश आनंद इस बैठक में मौजूद रहेंगे? क्या आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको बहन जी दे सकती हैं क्या? इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन दोस्तों पिछले दिनों के जिस तरीके से आकाश आनंद को एक तरीके से हल्का किया गया, गुटबाजी के आरोप लगे और गुटबाजी के आरोप में आकाश आनंद के ससुर, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, समर्पित और समर्थित कार्यकर्ता, पूर्व राज्यसभा सांसद मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ चलने वाले अशोक सिद्धार्थ को जिस तरीके से निकाला गया और उनके साथ जिस तरीके से उनके सबऑर्डिनेट नितिन सिंह को निकाला गया, उससे कहीं ना कहीं बहन जी ने एक दूसरा बाकी कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों को मैसेज दिया है कि आज की तारीख में भी बहन जी बहुजन मूवमेंट को सबसे ऊपर रखती हैं, चाहे वो उनका भतीजा हो, चाहे वो उनके समधी हो, कोई भी हो। ऐसे में इस बैठक में आकाश आनंद शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन वो किस हैसियत से शामिल हो सकते हैं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। हालांकि शामिल होंगे भी या नहीं होंगे इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। तो अगर शामिल होते हैं आकाश आनंद तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद क्या जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? क्या दिल्ली जैसी जिम्मेदारी संभालेंगे या हरियाणा जैसी जिम्मेदारी संभालेंगे? किस तरीके की जिम्मेदारी आकाश आनंद संभालेंगे? और उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद को वैसा सपोर्ट मिल पाएगा क्या? क्योंकि दिल्ली में जब आकाश आनंद रैलियां कर रहे थे, बैठ के कर रहे थे, तो उनको तमाम तरीके की परेशानियां उठानी पड़ी थी। और अंदर की खबरें ये हैं कि उनकी बैठक में उन्हीं के पार्टी के लोग, दूसरे गुट के लोग कभी लाइट काट देते थे, कभी कुछ कर देते थे। मतलब कोई ना कोई समस्या उनकी बैठक में आ जाती थी ताकि किसी तरीके से उनकी बैठक, उनकी रैली को सक्सेसफुल ना माना जाए। और आखिरकार आकाश आनंद पर एक बड़ा एक्शन हो गया। तो वैसे में यह भी बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद जिम्मेदारी संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, और अगर संभालेंगे तो क्या संभालेंगे? क्या प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे? क्या एक अलग से कोई यूथ विंग टाइप से कुछ ऐसा होगा जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ आकाश आनंद के पास होगी? या आकाश आनंद बतौर एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अब फ्री हैंड होकर के उत्तर प्रदेश में घूमेंगे? क्योंकि अब उनके पास कोई पद अगर देखा जाए तो नहीं है। और जिस दिन से अशोक सिद्धार्थ निकाले गए उस दिन से देखिए एकदम लाइन और लेंथ अचानक से आकाश आनंद की बदल गई है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर यह भी है कि 2 लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। 2 लोगों को दोस्तों पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसमें 2 लोग कौन कौन से हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक तो फिरोजाबाद के प्रभारी हैं डॉक्टर ज्ञान सिंह, उनको निकाल दिया गया। और दूसरा गोरेलाल जाटव जो आगरा मंडल के अध्यक्ष थे, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया है। आगरा मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं में गोरेलाल जाटव का नाम गिना जाता है। बहुजन समाज पार्टी की जिस दौर में सरकार थी 2007 से 12 में, वो SC/ST आयोग के चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर वो शामिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा नाम जिनको निकाला गया पार्टी से बाहर। इसके अलावा ज्ञान सिंह को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी जब 25 या 26 तारीख में शायद लखनऊ पहुंचेंगी और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद वो बैठक बुलाएंगी। हो सकता है कि ये बैठक मार्च के फर्स्ट वीक में भी चली जाए, और जब बैठक बुलाएंगी तो उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी हो सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ और ऐसे सवाल हैं जिसमें सीधे तौर पर बहन कुमारी मायावती जी
आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से टारगेट हो रही, जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसमें भी एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। नंबर 1, अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में ए टीम और बी टीम वाला बयान देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक विपक्ष में यहां समाजवादी पार्टी है तब तक भाजपा की सरकार रहेगी, जब तक केंद्र में विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है तब तक भाजपा की सरकार रहेगी। इसका मतलब सीधे तौर पर ही है कि ए टीम ने यह बता दिया है कि उसकी बी टीम कौन है। सीधा सा सवाल है कि इस बयान के मायने क्या निकाले जाए। देखिए, यह तो एक तीखा हमला माना जाएगा। अब इसमें सच्चाई है या नहीं है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस बयान के मायने सिर्फ ये हैं कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। जो बीएसपी पर गंभीर आरोप तमाम सारे ये विपक्ष के लोग लगाते थे या भारतीय जनता पार्टी लगाती है, ऐसे में अब बसपा के सामने एक बड़ा शानदार मौका है, बड़ा शानदार मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमलावर हो जाया जाए 2027 से पहले, कि कैसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि कौन बी टीम है। नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने कैसे खुलेआम अब आकाश आनंद और उदित राज में ठन गई है, जिसमें बाबा साहब के भी अपमान की चर्चाएं हैं, तमाम सारे ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाले वक्त में, चाहे वो बिहार का विधानसभा का चुनाव हो इस साल के आखिर में या फिर उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को किस नए तरीके से ले जाकर के 2027 में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देती हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने गठबंधन की बात करके, क्या उदित राज में एक बार बसपा को केंद्र में ला करके, क्या ये उस बात को हवा देने वाली बात है कि किसी भी तरीके से एक बहुजन समाज पार्टी को उकसाया जाए और उसके बाद उस पर नेगोशिएशन टेबल पर बैठ करके गठबंधन की बात की जाए? क्या ऐसा तो नहीं है? क्योंकि तमाम सारा एक वर्ग है ऐसा जो इस बात पर भी यकीन करता है। दूसरी तरफ कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ बसपा जा सकती है। अब मुझे नहीं पता कि ये तमाम सारे वो जो लोग हैं वो किस दावे के साथ, किस बेसिस पर ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर जरा सा भी इसमें सच्चाई है तो यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2027 में क्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी। और किंग मेकर की भूमिका में होगी और अगर यह दांव सही और सटीक साबित हो जाता है तो बहुजन समाज पार्टी के रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं आप सभी से पूछता हूं, आपको क्या लगता है, क्या 27 में बसपा का गठबंधन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किसके साथ होगा? क्या बिहार में बसपा गठबंधन करेगी या नहीं करेगी? आप बताइए। और अगर करेगी तो किसके साथ करेगी? आपका एनालिसिस क्या कहता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।